अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। वो रेलगाड़ी में बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। वो मोबाइल में कुछ देखने में मसरूफ़ था और मैं इसे। लेकिन हैरत की बात थी, इसने 2 घंटे में मेरी तरफ आंख उठाकर एक बार भी नहीं देखा। कितना गुस्सा आता है जब कोई आपको इग्नोर करता है। वो मोबाइल सीट पर रखते हुए मेरी तरफ मुतवज्जा कर कर बोला, लाजमी तो नहीं है कि मैं आपको ना देखूं। वो पहले मेरी तरफ एक सेकंड को भी नहीं देख रहा था। अब वो पूरी तवज्जो के साथ सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही देख रहा था। मैंने बड़ी ढटाई से झूठ बोला, नहीं, मैं तो अपनी स्टोरी के बारे में सोच रही थी। मैंने अपना फेवरेट डाइजेस्ट निकालते हुए कहा। उफ, जहर लगते हैं मुझे वो लड़के जो हद से ज़्यादा पैंट तंग पहनते हैं। लुक अच्छी है, बस कद बड़ा होता। आंखें नीली होनी चाहिए थी। गले में चैन पहनकर तो पूरा मज़हबी लग रहा है। मैं आंखें फाड़े इसको देखती जा रही थी। इसने वो सारे जुमले जो पिछले 2 घंटे से मेरे दिल में इसके लिए आ रहे थे, इसने होठों से कुचलते हुए मेरे मुंह पे दे मारे। हद है, वो मेरी ज़ात में ताक झाँक कर रहा था। मैंने दिल में सोचा, ताक झाँक मैं कर रहा था या आप? एक बार वो फिर मेरी सोच पढ़ने में कामयाब रहा। अब मुझे इससे खौफ महसूस होने लगा। टेलीपैथी का माहिरीन बन जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप किसी की भी ज़ात में ताक झाँक करें या इसकी सोच पर हावी हो जाएं। मैंने दिल में सोचा। इसने मोबाइल से नज़र हटाए बगैर कहा, मैं कोई टेलीपैथी का माहिर नहीं हूँ। एक बार फिर वो मेरी सोच पढ़ने में कामयाब रहा। ये दिल और दिमाग आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मेरा दिल बार बार इस लड़के के बारे में कुछ न कुछ सोचने में मसरूफ़ था। अगर मेरा दिल इस वक्त इंसानी शक्ल में मेरे सामने होता तो मैं इसका कत्ल कर चुकी होती। मुझे अब इस लड़के से खौफ महसूस होने लगा। अगर इसने मुझे बिल्ली बना दिया तो? ये सब सोचते ही मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। इसने मोबाइल से नज़र हटाए बगैर कहा, जो पहले ही बिल्ली बना हो, मैं इसे बिल्ली क्यों बनाऊंगा? मुझे अब अपने स्टेशन का इंतज़ार था। मुझे अब इस लड़के से खौफ महसूस हो रहा था। मैं कोई आदमखोर नहीं हूँ जो तुमको खाऊं जाऊँगा। पुरसुकून रहो। वो आईब्रो उचकाकर बोला। मेरा मतलूबा स्टेशन आ गया। इत्तेफाक से इसको भी इसी स्टेशन पर उतरना था। वो मुझसे पहले ही लोगों के हुजूम से गुजरता हुआ ट्रेन से नीचे उतर गया। मैं जल्दी से ट्रेन से उतरी, लेकिन हैरत की बात है, वो लड़का मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। इसको ज़मीन खा गई या आसमान? मैं ज़ेरे लब बड़बड़ाई। मैं अपने हॉस्टल गई। सारा दिन मसरूफ़ियात में गुजरा। कमरा सेट करने में, टाइम टेबल बनाने में सारा दिन गुजर गया। सारे दिन में टाइम मेरा ध्यान इसी की तरफ रहा। वो लड़का मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिल फेंक लड़की हूँ। दरअसल जो शख्स आपको आपसे ज़्यादा जानता हो, आपकी सोच पर हावी हो, वो आपकी बात कहे बगैर ही सुन ले, इस शख्स से मिलने की चाह तो मन में रहती है ना। मैं इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। वो कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, कहाँ रहता है और क्या नाम है, इसका मैं कुछ भी नहीं जानती थी। अगर मैं कुछ जानती थी तो वो सिर्फ़ इतना कि वो चोर रास्ते से मेरे दिल में दाखिल हो चुका था। सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाने वाले के लिए बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। सड़क के इस पार मुझे वो लड़का नज़र आया। मैं लपक कर इसकी ओर हुई। मैं इसकी ओर देखते हुए बोली, हेलो मिस्टर, कहाँ गायब हो गए थे आप? वो मेरी तरफ देखे बगैर बोला, आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचती हैं? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके बारे में सोच रही हूँ? मैं लापरवाही से बोली। बस आ गई। वो बस की तरफ इशारा करते हुए बोला। मैं इसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बस में चढ़ते हुए बोला, बस में कर लेना। मैं बस में इसकी साथ वाली सीट पर बराजमान हो गई। मेरा नाम वो मेरे बोलने से पहले ही बोल पड़ा, रश्क नूर है। मेरा नाम कैसे जानते हो? मैंने हैरत से पूछा। मैडम, आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या नहीं, मैं सब जानता हूँ। मैं इसकी इस बात पर हंस पड़ी। वो मुझसे अपना तारुफ करवाने लगा। मेरा नाम हन्नान है। मैं एक डॉक्टर था। क्या अब नहीं हो आप? मैं परेशान होकर बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो?
इसने मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर अपना सवाल कर दिया। नहीं, मैं बामुश्किल से बोल पाई। झूठ मत बोलो, मुझसे कोई फ़ायदा नहीं। वो अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग है मैं समझ नहीं पा रही। मैं बस बोलते में ही जा रही थी, वो चुपचाप मुझे सुन रहा था। मैंने फिर से बोलना शुरू किया, दरअसल मुझे तुमसे पहले कोई भी इतने अच्छे तरीके से नहीं जान पाया। ना मेरे दिल में क्या है क्या नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की, और ना ही मेरे दिल की बात तुमसे पहले कोई समझ पाया है। हन्नान ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, तुम अपनी इस फीलिंग को कोई और नाम दे दो, क्योंकि मेरे साथ तुम्हें दिल लगी में कुछ हासिल नहीं होगा। ये कहते हुए इसके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। दिल लगी ना सही, हम दोस्ती तो कर सकते हैं ना। मैं इसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी मंजिल आ गई है। वो बस की खिड़की से झांकते हुए बोला, यूके की सड़कों पर मैं उदास हवाओं की तरफ इस तरह से इधर उधर और उधर से इधर घूम रही थी। एक अनजान मुल्क में अकेली थी। मेरा कोई जानने वाला नहीं था, बल्कि जो शख्स मुझे अच्छे से जान सकता था, बल्कि जान चुका था, हन्नान, वो मुझसे दोस्ती करने को तैयार ना था। जहाँ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने आई थी और अपना फोकस भी पढ़ाई में ही रखना चाहती थी, लेकिन इस अनजान मुल्क में एक अनजान तन्हाई मुझे घेरते हुए थी, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी। शाम के वक्त कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने गई। मैं सर हाथों में थामे कॉफ़ी का इंतज़ार कर रही थी कि एक मर्दाना आवाज़ मेरे कानों की समाज से टकराई, क्या मैं आपके साथ कॉफ़ी पी सकता हूँ? हन्नान, तुम? मैंने नज़र उठाते हुए कहा, हाँ मैं। वो कुर्सी पर बराजमान हुआ। तुम यहाँ पर कैसे? मैं तजस्सुस से बोली, मेरा मतलब तुम यहाँ पर कैसे आए? कॉफ़ी पीने आया हूँ मैडम। वो मेरी आंखों में झांकता हुआ बोला। मैंने एक सर्द आह भरी, और कैसे हो? हन्नान मेरे चेहरे पर छाई उदासी को देखते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं जवाबन मुस्कुरा दी। बातों बातों में हम कॉफ़ी ख़त्म कर चुके थे। बिल पे करके वो पैदल मेरे साथ ही चल पड़ा। खामोशी में ही हम काफ़ी सफ़र तय कर चुके थे। ये सफ़र इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? आखिर हन्नान ने सवाल करके खामोशी तोड़ दी। मैं मुस्कुरा दी, मतलब तुम्हारे साथ होते हुए भी बंदा कुछ भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं दिल की सारी बातें समझ जाता हूँ। वो मेरी बात काटते हुए बोला, तुम्हारा घर आ गया है। मैंने अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाई। वाकई मैं अपने हॉस्टल के सामने खड़ी थी। वो गुड नाइट बोलते हुए आगे बढ़ गया और मैं हॉस्टल के अंदर आ गई। हन्नान को मेरे हॉस्टल के बारे में कैसे पता था? ना तो मैंने कभी अपने हॉस्टल के बारे में जिक्र किया है, और ना ही वो इससे पहले यहाँ आया है। बेड पर लेटे हुए अचानक मेरे जहन में ये सवाल आया, जब इससे कल मिलूँगी तो पूछूँगी इससे। कंबल ओढ़ते ही जाने कब मुझे नींद आ गई, और जब सुबह मेरी आँख खुली। सुबह मैं जल्दी उठी क्योंकि मुझे किसी से मिलने जाना था। इधर मेरी एक और बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, जिसका नाम आयशा था। आज मैं इसी से मिलने जा रही थी। आयशा मुझे एक रेस्टोरेंट में मिली थी। बातों ही बातों में हमारी दोस्ती हो गई। आज भी हम इसी रेस्टोरेंट में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। जूस का घूंट लेते हुए बोली, रश्क नूर, कल मेरे भाई की बरसी है। अमूमन हम घर के ही अफराद मिलकर बरसी में शरीक होते हैं, लेकिन अब तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम भी कल ज़रूर आना। ज़रूर? क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं इसकी तरफ देखते हुए बोली, नूर, मैं 4 साल की थी जब अब्बू वफ़ात पा गए। मेरा भाई यूके में पढ़ता था। MBBS मुकम्मल हो गया था इसका। आयशा ये सब उदासी से बोल रही थी। भाई की वजह से हमारी फैमिली का वीज़ा बन गया और हमें यूके में आरइश मिल गई। भाई, अम्मी, मैं, हम बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में से। फिर अचानक भाई का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। भाई के वफ़ात के बाद अम्मी पाकिस्तान वापस जाना चाहती थी, लेकिन मेरी पढ़ाई में अभी कुछ वक्त बाकी था। मेरे ज़्यादा इसरार करने पर अम्मी ने पाकिस्तान जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। मैंने खाने की प्लेट को एक साइड पर किया और पूछा, तुम्हारे भाई को हुआ क्या था? कार एक्सीडेंट में इनका इंतकाल हुआ है। कहते कहते आयशा रो दी। आयशा, मरने वालों के पीछे मरा तो नहीं जाता, बल्कि इनकी मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। मैं इसे हौसला देते हुए बोली,
शाम को मैं एक पार्क में टहल रही थी कि दूर कोने में मुझे हन्नान नज़र आया। वो मेरी तरफ ही आ रहा था। हेलो नूर, कैसी हो? हन्नान मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने भी इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। बहुत अच्छी बात है। और क्या हो रहा था? हन्नान बोला। कुछ ख़ास नहीं, टहल रही थी, मैं कंधे उचकाकर बोली। वह एक गिफ्ट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसमें क्या है? मैंने तजस्सुस से इससे पूछा। खुद देख लो। वो गिफ्ट मेरी तरफ देते हुए बोला। ये किसके लिए है? मैंने एक बार फिर सवाल पूछा। हमारी दोस्ती का पहला तोहफ़ा। वो मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गया। वो एक खूबसूरत चेन और लॉकेट था। ये तो बहुत प्यारा है। मैं चेन पर नज़रें जमाई बोली। इसे कभी खुद से दूर नहीं करना नूर। हन्नान मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैं कभी इसको खुद से दूर नहीं करूँगी हन्नान। मैं चेन गले में पहनते हुए बोली। रात काफ़ी हो गई है, तुम हॉस्टल जाकर आराम करो, मैं भी चलता हूँ। हन्नान बाय बोलता हुआ चला गया। मैं भी हॉस्टल आ गई। कुछ पल कितने खूबसूरत होते हैं कि दिल करता है बस इसको थाम ले और कभी गुजरना न दे। सुबह में तैयार होकर आयशा के घर इसके भाई की बरसी में शिरकत के लिए गई। रूह की एहसाल सवाब के खातिर कुरान ख़वानी करवाई गई। कुरान ख़वानी के बाद आयशा मुझे अपने कमरे में ले गई। सामने लगी तस्वीर मैंने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने आयशा से पूछा, ये कौन है? मेरा भाई हन्नान। आज इनकी ही तो बरसी थी। आयशा मुझसे गोया हुई। इसकी ये बात सुनकर मेरे हवास गुम हो गए। तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? ये तो ज़िंदा है। मैं इसकी तरफ देखकर बोली। वो आयशा मेरी इस बात पर खासी परेशान हो गई। नूर प्लीज़ ये लो पानी पियो। वो पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली। हन्नान भाई को तो वफ़ात पाए 3 साल हो गए हैं। वो किस तरह ज़िंदा हो सकते हैं? जिस शख्स को तुमने देखा है वो शायद कोई और हो। तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। मेरा वहम? मैं बदहवासों की तरह अपने पर्स की तरफ लपकी। इसमें लॉकेट चेन ढूंढने लगी। वो हन्नान ने जो मुझे दिया था। वो लॉकेट चेन पर्स में ही था, जो इस बात का सबूत था कि हन्नान से मुलाकात हुई है। कोई वहम नहीं था। हन्नान अगर मर चुका है तो रूह बनकर मुझसे क्यों मिला? अपने घर वालों के पास क्यों नहीं गया? वो मुझसे क्या चाहता था, जबकि मैं इससे पहले कभी इससे मिली भी नहीं थी। बहुत से सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन इनका जवाब देने के लिए कोई ना था। एक बार फिर मैं इस हुजूम भरे शहर में तन्हा महसूस कर रही थी। हन्नान आज भी मुझे कभी ना भूलने वाली याद आती है और वो कभी नहीं भूल सकती मैं। और उसका दिया हुआ चैन और लॉकेट आज भी मेरे पास है। हन्नान एक रूह था जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन था। तो नाज़रीन, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? मेरी कहानी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।